यहाँ पर हम देखें, जैसे कि सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले संविधान क्या होता है। तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, यानी जो प्रावधान किए गए हैं उनका संग्रह है। तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिनके आधार पर शासन चलाया जाता है, यानी ऐसे प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर शासन को चलाया जाता है। और संविधान का जो आधार है वो सैद्धांतिक है, यानी सैद्धांतिक रूप से संविधान को बनाया गया है। संविधान में हम देखते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में क्या होते हैं, वे विषय और मुद्दे जो संविधान के प्रयोग क्रम में जन्म लेते हैं, यानी जब हम संविधान का प्रयोग करते हैं उसी टाइम इनका जन्म होता है या उसी से निकलते हैं। तो संविधान का प्रयोग किस तरीके से किया जाए वो कहलाता है हमारा राज्य व्यवस्था। तो वे विषय और मुद्दे जो संविधान के प्रयोग के क्रम में जन्म लेते हैं, जैसे कि राज्य व्यवस्था में क्या जाता है, संसद का कानून है, ये राज्य व्यवस्था में आ जाता है। जो संसद कानून बनाती है वो हमारा राज्य व्यवस्था में आ जाता है। न्यायालयों का निर्णय, जो भी हमारे न्यायालय निर्णय लेते हैं, उच्च न्यायालय में जो निर्णय होते हैं, उच्चतम न्यायालय में जो निर्णय होते हैं वो राज्य व्यवस्था में आ जाता है। और संस्थाएं, संस्थाएं हमारे पास में तीन प्रकार की संस्थाएं हैं। एक संवैधानिक संस्था है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, यानी संविधान के आधार पर बनाई जाती हैं। एक असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं। और तीसरी प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो है हमारी गैर संवैधानिक संस्थाएं, यानी ये ना तो संवैधानिक है ना असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो जो संविधान के द्वारा सृजित हैं, तो ये जिनको संविधान के द्वारा बनाया गया है, जिनका निर्माण, जिनका सृजन संविधान के द्वारा किया गया है, जो संविधान के द्वारा सृजित हैं उन्हें हम कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं। और जो संविधान विरोधी हैं, यानी जो संविधान का विरोध करती हैं, जो उल्टी हैं, यानी संविधान का विरोध करने वाली या संविधान विरोधी संस्थाएं, उन्हें हम कहते हैं असंवैधानिक संस्थाएं। और जो संविधान भी न हो और संविधान का विरोध भी नहीं करती हो, ना तो उनका सृजन संविधान से हुआ है ना ही वो संविधान का विरोध करती हो, यानी विरोध भी नहीं करे, तो वो कहलाती है हमारी गैर संवैधानिक संस्थाएं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा नीति आयोग है, वो हमारी गैर संवैधानिक संस्था है। और जो हमारी नीति आयोग है वो हमारी गैर संवैधानिक संस्था है। अब गैर संवैधानिक संस्था को हम दो तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। गैर संवैधानिक संस्था यानी जो ना तो संवैधानिक है ना ही असंवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक संस्था है, इसका निर्माण संसद में कानून बना करके किया जाता है। जो भी गैर संवैधानिक संस्था है उसका निर्माण संसद में कानून बना के किया जाता है। जैसे कि NHRC है, ये संसद में कानून बना के बनाई गई है। NCM है, CIS है, ये सभी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब जब इनका निर्माण करते हैं तो इनका निर्माण किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति या कार्यकारी संस्था के आदेश से निर्मित होती है। यानी ये जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है, राष्ट्रपति या कार्यकारी संस्था के आदेश से इनका निर्माण किया जाता है। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग का निर्माण है किसके आदेश से किया गया है, राष्ट्रपति के आदेश से नीति आयोग का निर्माण किया गया है। अब संविधान की अगर बात करें हम तो क्या होता है, संविधान उन प्रावधानों का समूह है या संग्रह है। तो संविधान ऐसे प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। तो ऐसे प्रावधानों का समूह है या ऐसे प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर देश को चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। तो मूल संविधान में 22 भाग हैं। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 25 भाग है। जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में 22 भाग हैं। अब भाग के बाद में आते हैं संविधान में अध्याय कितने हैं। तो मूल संविधान में भाग जो 5 है, भाग 5 का अध्याय 1 है, वो राष्ट्र और संघ सरकार के बारे में बताता है। भाग 5 का अध्याय 1 है, संविधान के जो अध्याय दिए गए हैं। तो जैसे 22 भाग है, 22 भाग में से 5वें भाग के जो चैप्टर 1 है
उस चैप्टर 1 में राष्ट्र व संघ सरकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद में संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, एक से लेकर के काफ़ी अनुच्छेद, 1 2 3 4 इस तरीके से। उसके बाद में यानी संविधान को बांटा गया, संविधान के भाग किए गए हैं। भाग के बाद में आते हैं अध्याय, अध्याय के बाद में आते हैं अनुच्छेद, अध्याय के अंदर अनुच्छेद है, अनुच्छेद में आते हैं खंड, यानी आर्टिकल के कौन से खंड में दिया गया है। खंड में भी फिर आता है उपखंड, यानी आर्टिकल के खंड के उपखंड में कौन सा भाग दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में आर्टिकल दिया गया 39A, इसका मतलब आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39A है, इसका मतलब आर्टिकल 39 का क्लॉज ए है। और 39A कैपिटल ए है, इसका मतलब आर्टिकल 39A है। और 39A का 1 है, तो इसका मतलब आर्टिकल 30A का क्लॉज ए है, और यानी सब क्लॉज आ गया है, उपखंड आ जाएगा। तो इस तरीके से संविधान को बांटा गया है। अब हम बात करते हैं अनुसूची। अनुसूची क्या है? शेड्यूल जिन्हें बोलते हैं अनुसूची। तो अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। संविधान में जो कोई प्रावधान दिया गया है उस प्रावधान की व्याख्या करती है। तो अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान का व्याख्यान करती है, यानी संविधान के किसी प्रावधान के बारे में व्याख्या बताती है, करती है। अब बात करते हैं बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार जैसे हमारा साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत से सरकार बनती है। प्रभावी बहुमत होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं जिसको, प्रभावी बहुमत। विशेष बहुमत होता है, स्पेशल मेजोरिटी। तो ये विशेष बहुमत के भी 3 प्रकार होते हैं। तो जैसे बहुमत के प्रकार हम देखें, 3 प्रकार के हैं, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। विशेष बहुमत भी हमारे 3 प्रकार के हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में क्या है? साधारण बहुमत में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है, जो भी उपस्थित हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा में कुल 543 क्या है सदस्य हैं, 543 में से 200 उपस्थित है। कितने लोग उपस्थित हैं? 543 में से 200। 200 में से 180 ने मतदान किया है और 20 ने मतदान नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या होगा? साधारण बहुमत क्या होगा? साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी। साधारण बहुमत क्या होगा? 180 जिन्होंने मतदान किया है उसमें 2 का भाग दे देंगे, 90 + 1, ये हमारा है साधारण बहुमत। यानी हम क्या करते हैं, साधारण बहुमत निकालने का तरीका क्या है? हमारा टोटल 543 दिया हुआ है, उपस्थित है 200, 200 में से मतदान किया 180, तो 180 में 2 का भाग दे देंगे, जो भी एक ज़्यादा आएगा। जैसे 91 आया है तो ये हमारा साधारण बहुमत हो जाएगा। 91 वोट जिसको मिल जाएंगे वो साधारण बहुमत से जीत जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें 2 एंग्लो इंडियन है 543 लोकसभा के सदस्यों में। 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया है। यानी 25 जनवरी 2020 को 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में रहते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। अब नेक्स्ट हम देखें कि लोकसभा के कुल सदस्य 543, उपस्थित हैं 200, 200 में से मतदान किया 179 ने, मतदान नहीं किया 21 ने मतदान नहीं किया। तो ये आ जाएगा 89.1, इसका मतलब 90 ही हमारा आंसर है। तो हम कह सकते हैं दशमलव के बाद का नियम क्या है? दशमलव के बाद का नियम है जैसे 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 तक है तो पुरानी संख्या आएगी, लेकिन 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 वाली संख्या है तो नई संख्या हमारी आएगी। जैसे कि 89.5 है, इसका मतलब नई संख्या आएगी। अगर 0.5 से नीचे रहता तो पुरानी संख्या आती है। जैसे कि मान लीजिए 89.4 आता आंसर, तो ये 89 ही रह जाता हमारा साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत का प्रयोग है वो 3 जगह करते हैं। कहाँ कहाँ पर करते हैं साधारण बहुमत का प्रयोग? तो हम बात करते हैं साधारण बहुमत का प्रयोग हम साधारण और धन वित्त विधेयक के लिए करते हैं। तो साधारण कह सकते हैं साधारण विधेयक के लिए साधारण बहुमत लागू होता है, धन विधेयक के लिए साधारण बहुमत लागू होता है और वित्त विधेयक के लिए भी हम साधारण बहुमत लागू करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रस्तावों में ये किया जाता है। जैसे साधारण बहुमत है, साधारण विधेयक प्रस्ताव में किया जाता है, धन विधेयक भी हमारा प्रस्तावों में किया जाता है, वित्त विधेयक भी साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। अब बात करते हैं प्रभावी बहुमत की। प्रभावी बहुमत क्या होता है? तो प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, जो भी प्रभावी सदस्य संख्या है उसका बहुमत होता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या कैसे निकालते हैं? प्रभावी सदस्य संख्या निकालते हैं
कुल संख्या माइनस रिक्तियाँ यानी मृत्यु, त्यागपत्र या निर्वाचन वृद्ध। तो कुल संख्या में से अगर रिक्तियाँ घटा देते हैं तो वो होते प्रभावी संख्या, सदस्य संख्या। जैसे कि लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, माना कि प्रभावी सदस्य संख्या है वो 540 है, टोटल 543 है, लेकिन प्रभावी संख्या है वो 540 है, 40 है। तो 543 में 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 271। तो 271 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो प्रभावी बहुमत का उपयोग हम 8 जगह करेंगे। अब जैसे हमने देखा यहाँ पर प्रभावी बहुमत है, प्रभावी बहुमत के 8 जगह प्रयोग होता है, 8 स्थानों पर हम प्रभावी बहुमत का प्रयोग करते हैं। अब जैसे संसद है, संसद में हमारे पास में आती है एक लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा में जैसे प्रभावी बहुमत है तो लोकसभा का अध्यक्ष है प्रभावी बहुमत से चुना जाएगा, उपाध्यक्ष है वो भी प्रभावी बहुमत से चुना जाएगा। संसद में हम बात करें राज्यसभा में जो सभापति है वो भी प्रभावी बहुमत से चुना जाएगा। राज्यसभा के अंदर जो उपसभापति है वो भी प्रभावी बहुमत के द्वारा चुना जाएगा। अब ये 4 प्रयोग तो हमारे यहाँ पर हो गए हैं। 4 प्रयोग कहाँ पर आएंगे? विधानमंडल में। विधानमंडल में जैसे कि विधानसभा है, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ये भी प्रभावी बहुमत के द्वारा चुने जाते हैं। और विधान परिषद में जो सभापति और उपसभापति हैं ये भी हमारे प्रभावी बहुमत के द्वारा चुने जाते हैं। तो इन सभी की पदमुक्ति में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इनको हटाते हैं, जब इनको हटाते हैं तो इनको हटाने के लिए भी हम प्रभावी बहुमत का ही प्रयोग करते हैं। यानी इन 8 जो लोग हैं, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानमंडल का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति उपसभापति हैं, इनको हटाने के लिए भी हमें क्या करना होगा? इनको हटाने के लिए भी हमें प्रभावी बहुमत का प्रयोग करना होगा। अब आते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत होता है 2/3 जो बहुमत होता है उसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होगा? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जो भी हमारे उपस्थित हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है। जैसे लोकसभा में उपस्थित कितने हैं? लोकसभा में उपस्थित हैं 200 और मतदान करने वाले हैं लोकसभा में 180। तो लोकसभा में उपस्थित हैं मान लो 200, उनमें से 180 लोगों ने मतदान किया है। तो 180 लोगों का 2/3 हम निकाल लेंगे, तो 180 लोगों का 2/3 निकाला जाएगा तो 120 आ जाएगा। तो 180 लोगों का 2/3 120 आता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जैसे कि ये आर्टिकल 249 और 312 इस आर्टिकल में दिया गया है। किसी विशेष बहुमत का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आर्टिकल 249 यानी अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 में हम विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये दूसरा विशेष बहुमत का परिभाषा हो जाएगा हमारा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो 2/3 बहुमत है, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम या ना हो। या तो कुल सदस्य संख्या के आधे हैं तो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम या फिर ना हो। जैसे कि 11 दिसंबर को CAG को हटाया गया है, तो यहाँ पर 11 दिसंबर को मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा, ये 11 दिसंबर को CAG को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है। तो लोकसभा में 543/2 यानी 271.5 यानी 272 लोग हो गए यहाँ पर। अब लोकसभा में उपस्थित हुए हैं 272 लोग हैं, नॉर्मल 272 हैं। 272 में से लोकसभा में उपस्थित हुए हैं 200 में से 180 लोगों ने मतदान किया है। अब 180 लोगों ने मतदान किया है, इसका मतलब 130 लोग यहाँ पर वोट देते हैं, 50 लोग वोट नहीं देते हैं। तो 180 का 2/3 हमने निकाला, 180 का 2/3 आ रहा है 120, इसका मतलब 130 सही आ रहा है। तो जब ये यहाँ से पारित है, क्योंकि 180 का 2/3 हमने निकाला 120 आ रहा है और 130 लोगों ने इनको हटाने के लिए वोट दे दिया है, इसका मतलब ये पारित है। लेकिन 272 को देखते नहीं है यहाँ पर। अब किसको नहीं देखेंगे? ये 272 को नहीं देखेंगे, इस 272 को नहीं देखना, हमें किसको देखना है? उपस्थित कितने थे, उपस्थित लोगों में से मतदान कितने लोगों ने किया है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। अब मतदान किया 180 का 2/3 120, तो 120 को हम देखते हैं, ना कि उपस्थित को देखते हैं। तो अगर 120 लोग से ज़्यादा अगर वोट देते हैं कि CAG को लोकसभा में
से हटाना है तो उसको हटा दिया जाएगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 12 दिसंबर को जज को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। जब लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया तो आधे लोग होने चाहिए 272, क्योंकि 543 डिवाइड बाई 2 271.5 272 होने चाहिए। लोकसभा में 500 लोगों 543 लोगों में से उपस्थित थे 460। अब 460 में से मतदान किया 450 ने। अब 450 का 2/3 निकाले 300 आ रहा है, लेकिन 300 लोगों ने यस किया है और 150 लोगों ने नो किया है। यहाँ पर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ से पारित है। दोनों तरफ से किस तरीके से पारित है? यहाँ पर 272 और 300 दोनों से पारित है। 272 का भी काम हो रहा है यहाँ पर, ये 272 भी इंक्लूड है और 300 वाला पोर्शन भी इंक्लूड है, यानी यहाँ पर यह 272 और 300 दोनों से पारित है। और यहाँ पर हम देखेंगे 272 से पारित नहीं है, 120 से ही पारित है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, हमें ये जो CAG हैं, CAC है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, इनको हटाने के लिए लोकसभा व राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये विशेष बहुमत का प्रस्ताव है। इनको हटाने के लिए, इनको पदमुक्त करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, जिसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है। तो विशेष बहुमत से पारित करते हैं तो इसको इस फार्मूले के द्वारा हमें इसे अप्लाई करना होगा। अब हम देखें जैसे कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, जैसे हमारे 543 है 2/3 यानी 362 होने चाहिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। और राज्यसभा में देखें, राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में 245 लोग हैं तो 245 का 2/3 बहुमत यानी 81 लोग राज्यसभा की वोट देने चाहिए। तो यहाँ पर हम कहें कि जब आर्टिकल 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग जब भारत के राष्ट्रपति पर चलाया जाता है तो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत हैं वो वोट देने चाहिए विपक्ष में, तभी यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य संख्याओं का 2/3 बहुमत अगर दिया जाए या इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट हम देखें प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या बताया गया है? तो प्रस्तावना जैसे भारत के संविधान से रिलेटेड है प्रस्तावना हमारी। सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में ये बात करते हैं। प्रस्तावना संविधान की एक भूमिका या आमुख की तरह है। किस तरीके से काम करती है? ये संविधान की एक भूमिका की तरह काम करती है। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका का काम करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान के लिए आमुख की तरह काम करती है। जिसमें प्रस्तावना के अंदर क्या बताया गया है? प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों के शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में क्या चीज़ बताई गई है? प्रस्तावना में संविधान के लिए एक भूमिका बताई गई है, आमुख की तरह संविधान में इस्तेमाल किया जाता है प्रस्तावना का, और प्रस्तावना के अंदर संविधान के आदर्शों के बारे में बताया गया है, संविधान के उद्देश्यों के शासन प्रणाली के स्वरूप यानी संविधान के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों की जो शासन प्रणाली है, संविधान के जो उद्देश्य हैं उनकी शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का भी उल्लेख किया गया है कि संविधान किस तिथि को लागू हुआ है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का उल्लेख किया था 13 दिसंबर को। उसके बाद में हम देखें कि 22 जनवरी अब जैसे हम यहाँ पर देखें 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। जो 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया था। उस समय जब उद्देश्य था, उद्देश्य के लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। तो प्रस्तावना का जनक कौन है? प्रस्तावना का जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। और प्रस्तावना का स्रोत,
प्रस्तावना का स्रोत क्या है? उद्देश्य प्रस्तावना का स्रोत है। और प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना को लिया गया है USA, अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो भारत का संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और प्रस्तावना को लिया गया है USA, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा है। अगर हम भाषा की बात करें, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। अब बात करते हैं प्रस्तावना की विशेषता क्या है, प्रस्तावना के अंदर मुख्य बातें क्या हैं। तो प्रस्तावना का मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उनकी मुख्य बातें क्या हैं। तो सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत क्या है? प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत जो बताया गया है वो लोक प्रभुता, जनता को सत्ता का स्रोत बताया गया है प्रस्तावना के अंदर। और ये लिया गया है लोक प्रभुता, किसी रूस से लिया गया शब्द है जो कि प्रस्तावना में बताया गया है। लोक प्रभुता यानी सत्ता का स्रोत होगी जनता। दूसरे बात करें, सत्ता का स्वरूप क्या है, यानी सत्ता का शासन, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा। तो सत्ता के स्वरूप में बताया गया प्रस्तावना में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता होगी, समाजवादी सत्ता होगी यानी समाजवादी शासन होगा, पंथ निरपेक्ष शासन होगा, लोकतंत्रात्मक शासन होगा और गणराज्य के रूप में यहाँ पर शासन होगा। तो यहाँ पर 6 शब्द हैं, 5 शब्द हैं वो कि सत्ता के स्वरूप में बताए गए हैं, यानी शासन के स्वरूप में बताए गए हैं, सत्ता के स्वरूप में बताए गए हैं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद में सत्ता के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पर 6 प्रस्तावना में सत्ता के उद्देश्य बताए गए हैं। न्याय, सबको न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता, सबको समानता होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, व्यक्ति की गरिमा है। एकता व अखंडता, एकता और अखंडता के बारे में भी सत्ता के उद्देश्य में बताया गया है। एकता और अखंडता यानी एकता में विश्वास रखना चाहिए, अखंड भारत को अपने को रखना चाहिए, बंधुता, भाईचारे की भावना बढ़ानी चाहिए, बंधुता है। तो ये सत्ता का क्या हुआ? उद्देश्य हो गया। प्रस्तावना की जो सत्ता है उसमें उद्देश्य बताया गया है। अब बात करते हैं हम लोक प्रभुता। लोक प्रभुता क्या होती है? तो ये सत्ता का स्रोत है लोक प्रभुता। तो ये लोक प्रभुता, सत्ता का स्रोत किसको माना गया है? जनता को माना गया है। और ये लोक प्रभुता एक विचारक थे, इन्होंने ये शब्द दिया है लोक प्रभुता, किसके? रूसो एक विचारक थे फ्रांस के, इन्होंने इस शब्द को दिया है लोक प्रभुता। तो लोक प्रभुता में बताया गया है, लोक प्रभुता में जो लाइन बताई गई है वो क्या है? हम भारत के लोग। इसका मतलब सत्ता का स्रोत किसको बताया गया? जनता को, हम भारत के लोग। तो ये लोक प्रभुता के रूप में आ गया, हम भारत के लोग। और उसके बाद में आगे जो भी बताया गया है उसमें बताया गया है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, कि हम भारत के लोग जो भी प्रस्ताव दिया गया उसको स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अंगों में जो धारण करते हैं इसका मतलब उसको स्वीकार करते हैं, अंगीकृत। अधिनियमित मतलब लागू करना, उसको हम लागू करते हैं, अधिनियमित करते हैं मतलब लागू करते हैं। आत्मसमर्पित मतलब खुद को समर्पण करना, खुद को समर्पित करना, खुद को कोई चीज़ देना। मतलब हम भारत के लोग देश के लिए समर्पण कर रहे हैं, मतलब देश को ही सौंप रहे हैं। तो अंगीकृत मतलब स्वीकार कर रहे हैं, अधिनियमित मतलब कि लागू करना, और आत्मसमर्पित मतलब देश को सौंपना। तो संविधान बनकर जो तैयार हुआ था, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और पूरा कब लागू हुआ था? भारत का संविधान पूरा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पूरा भारत का संविधान लागू हो गया था। तो केसी वियर का कथन है, क्या है केसी वियर का कथन? केसी वियर का कथन है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से आलोचना की गई है लोक प्रभुता शब्द की। केसी वियर ने कहा है कि भारत के संविधान में जो लोक प्रभुता शब्द है वो केवल एक भ्रम है। ये इसकी एक तरीके से आलोचना की गई। अब जैसे हम देखें कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, चर्चा कीजिए या टिप्पणी कीजिए, 200 वर्ड्स में मान लीजिए आंसर लिखना है। तो हमें क्या करना है, जब भी आंसर लिखेंगे हम, भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है,
चर्चा कीजिए, टिप्पणी लिखिए। तो पहला तो हमें क्या देखना है कि क्यों देखना है, क्यों भ्रम है, लोक प्रभुता क्यों भ्रम है और कहाँ भ्रम है, क्यों, कहाँ, और फिर हमारा व्यू क्या है इसमें, वो हमें तीनों चीज़ डालनी है। क्यों, मतलब क्यों भ्रम है लोक प्रभुता, क्या कारण हो सकता है उसका, कहाँ पर भ्रम है, किसने कहा है, क्यों कहा है, हमारा व्यू क्या है, हम ये मानते हैं कि लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो ये तीनों चीज़ें हमें इस आंसर में घुसानी है, कैसे भी करके फिट करनी है। तो 200 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यों का आंसर। क्यों का आंसर क्यों है, क्यों हम मानते हैं कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, तो ये केसी वियर ने कहा है। तो क्यों में हम डाल देंगे केसी वियर के अनुसार भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। और केसी वियर के, हम अपने वर्ड नहीं बोल रहे हैं, केसी वियर के वर्ड ही बोल रहे हैं एक तरीके से। केसी वियर के अनुसार संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। ये केसी वियर का कहना है कि संविधान का निर्माण है संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। तो केसी वियर ने क्यों कहा था ये कि भाई जो लोक प्रभुता एक भ्रम है, क्योंकि केसी वियर कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण है संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का गठन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। अब संविधान अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत जो प्रांतीय विधानमंडल है उन प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। और उस समय सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अभाव था, यानी उस समय सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उस समय सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अभाव था और मताधिकार का आधार शिक्षा व क्या थी, संपत्ति थी। उस समय जो लोग मत देते थे वो कौन लोग मत देते थे, जिनको शिक्षा प्राप्त थी, जिनके पास संपत्ति थी, उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार था। तो उस समय मत देने का अधिकार शिक्षा और संपत्ति थी, जिसके कारण केसी वियर यह आरोप लगाते हैं कि भारत की संविधान सभा जनता की प्रतिनिधि नहीं होकर के, क्योंकि जनता तो इसमें शामिल हुई नहीं है, तो ये केसी वियर हैं, ये आरोप लगाते हैं कि भारत की संविधान सभा जनता की प्रतिनिधि नहीं होकर के धनी और शिक्षित वर्ग की प्रतिनिधि है। इसी कारण लोक प्रभुता भारत के संविधान में एक भ्रम है। तो ये क्यों का हमें आंसर मिल गया है कि क्यों भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, क्योंकि भारत का जो संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और जब ये संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ है, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसके तहत हुआ था, प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा हुआ था, और जो कि संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा। और उस समय सार्वभौमिक मताधिकार का अभाव था। अब सार्वभौमिक मताधिकार का अभाव था तो यहाँ पर ज़्यादातर जो मत देने का अधिकार था वो शिक्षा और संपत्ति के आधार पर था। तो केसी वियर ने ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जो लोग थे उनका तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि संविधान सभा जनता के प्रतिनिधि नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। शिक्षित वर्ग की प्रतिनिधि और धनी और शिक्षित वर्ग की प्रतिनिधि बताया गया है। इसी कारण लोक प्रभुता भारत की संविधान का एक भ्रम है। अब हमारा नज़रिया हम देखते हैं, हमारा नज़रिया भी हमें लिखना है यानी 200 वर्ड्स के अंदर। तो हम कहेंगे कि हमारा नज़रिया, अगर हम कहना चाहें, हम अपने नज़रिए से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि केसी वियर का उपयुक्त मत सही नहीं है, ये हमारा नज़रिया है। और भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं तो भारत के संविधान की तो बड़ाई करेंगे ही करेंगे, तो लोक प्रभुता पर ये आधारित है। अनेक तथ्य और तर्क इसकी पुष्टि करते हैं। अब बहुत सारे तर्क हैं और तथ्य हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो लोक प्रभुता पर आधारित है। यद्यपि भारत का संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, ये हम मानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है और वो गठन किस तरीके से किया गया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर भारत की जो संविधान सभा का गठन किया गया था। ये बात हम मानते हैं, जो केसी वियर ने कही है, इस बात को हम मानते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। और तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में केवल धनी और शिक्षित वर्गों को मतदान का अधिकार था, लेकिन
1952 के पहले आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारी मत और बहुमत से निर्वाचित हुए थे। तो ये हमारा तथ्य है कि जब 1952 से पहले जब आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में संविधान सभा के जो ज़्यादातर लोग थे, अधिकांश सदस्य हैं, वो भारी मत और बहुमत से निर्वाचित हुए थे। और यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था। जो 1952 से पहले हुआ था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव हुआ था। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं यानी संविधान सभा के सदस्य सच्चे अर्थों में जनता के प्रतिनिधि थे। तो इस तथ्य से यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि 1952 के पहले जो आम चुनाव हुए थे उसमें अधिकांश सदस्य भारी मत और बहुमतों से निर्वाचित हुए थे। और उस समय चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान में निर्माताएं जो थे, संविधान सभा के सदस्य, सच्चे अर्थों में जनता के प्रतिनिधि थे। भारत का संविधान लोकतंत्र को मान्यता देता है और जब भारत का संविधान लोकतंत्र को मान्यता देता है और लोकतंत्र लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। तो हमने अपना नज़रिया बता दिया है कि भारत का संविधान है लोकतंत्र को मान्यता देता है और लोकतंत्र जो है हमारा वो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। अब बात करते हैं हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन है, क्या सिस्टम है, उसकी बात करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक देश से है जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन से देश को कहेंगे? ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उसे हम कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत ऐसा ही देश है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्योंकि यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निर्णय खुद लेता है। अब आंतरिक मामले कौन कौन से हैं भारत के? आंतरिक मामले भारत के आ जाते हैं जो राजनीतिक मामले हैं, वो भारत के आंतरिक मामले हैं। यानी राजनीतिक मुद्दों पर कानून बनाना, ये भारत के आंतरिक मामले हैं। आर्थिक मामले में हो गया हमारा, जैसे जीएसटी बनाया था, जीएसटी ऐसे इस तरीके से जो कानून लाए जाते हैं वो आर्थिक मामले हैं। तो ये भारत है वो अपने आंतरिक मामलों में निर्णय ले सकता है। सामाजिक मामले हैं, जैसे महिलाएं, जाति, इनके लिए कुछ अगर कर रहा है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? सामाजिक मामले हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं बाहरी मामले कौन कौन से हैं। बाहरी मामले भारत के जो आते हैं, जैसे कि मित्र और शत्रु का चयन भारत खुद करेगा, कौन देश मित्र है और कौन देश शत्रु है उसका चयन खुद करेगा। युद्ध शांति की घोषणा, किस देश के साथ युद्ध करना है, किस देश के साथ शांति करनी है, इसकी घोषणा भारत खुद करेगा, ये भारत का बाहरी मामला है। विदेशी नीति स्वतंत्र है, भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है, चर्चा कीजिए। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो आदर्श है उसको अप्रासंगिक बताया गया है। तो भूमंडलीकरण का जो इस दौर है, इस भूमंडलीकरण के इस दौर में भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो आदर्श है वो अप्रासंगिक हो गया है, उसका कोई मतलब नहीं रहा है। इसकी चर्चा करना है तो कैसे? सबसे पहले हमें देखना है क्यों, और उसके बाद में हमारा नज़रिया देखना है। तो अब क्यों का हम कारण दें, क्यों का कारण क्या हो सकता है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? तो भूमंडलीकरण के इस युग में जैसे कि WTO है, IMF है और WB है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, IMF है, ऐसी संस्थाएं हैं। भूमंडलीकरण के इस युग में WTO, IMF और WB, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक नीतियों में ये हस्तक्षेप करती हैं। और भूमंडलीकरण के दौर में कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर के उभरे हैं। जब हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विश्व के मुद्दे बनकर उठ रहे हैं, यानी वैश्विक मुद्दे बनकर के उठे हैं।
अब वैश्विक मुद्दे बनकर के उभरे हैं ये, जिन पर व्यवहार में कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। अब ऐसे जो मुद्दे उठे हैं भूमंडलीकरण के दौर में, वैश्विक मुद्दे बनकर के उभरे हैं, इन मुद्दों पर व्यवहार में कोई भी देश अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। तो हमारा नज़रिया क्या है इसमें, हमारा नज़रिया हम डालें तो भूमंडलीकरण के इस युग में भी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जा सकता है, क्योंकि आज भी भारत अधिकांश मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेता है। जहाँ तक WTO जैसी संस्थाओं का संबंध है, भारत उनके दिशा निर्देशों को मानता है, क्योंकि भारत ने स्वेच्छा से इनकी सदस्यता ग्रहण की है। अगर भारत अपनी इच्छा से उनकी सदस्यता ग्रहण करता है तो उनके सिर्फ दिशा निर्देशों को भारत मानता है, उसके लिए भारत बाध्य नहीं है। भारत क्या कर सकता है, उनकी सदस्यता छोड़ भी सकता है अगर भारत को ऐसा लगता है कि ये हमारे काम के नहीं हैं, ऐसे दिशा निर्देश हैं जो हमारे बाहरी मामलों में, आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो भारत उनकी सदस्यता छोड़ भी सकता है। तो हमारा नज़रिया ये है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में भी, इस युग में भी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जाएगा, क्योंकि आज भी भारत अधिकांश मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेता है। और जहाँ तक जैसे हमने बात की WTO जैसी संस्थाएं हैं या संस्थाओं का संबंध है, भारत उनके दिशा निर्देशों को अच्छे से मानता है या उनके दिशा निर्देशों का पालन करता है, क्योंकि भारत ने उनकी सदस्यता अपनी इच्छा से ग्रहण की है। अब बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी शब्द भी प्रस्तावना में दिया गया है। तो समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद क्या है, हमारी समाजवाद एक विचारधारा है जिसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब समाजवाद के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? संपत्ति का समाजीकरण किया गया है, समानता, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण और शोषण की विहीनता यानी शोषण की समाप्ति। जैसे हम सबसे पहले बात करें, संपत्ति का समाजीकरण किया गया है। तो संपत्ति का समाजीकरण किस तरीके से किया गया है समाजवादी में? समाजवादी में संपत्ति का समाजीकरण किया गया है कि उत्पादन का साधन पूरे समाज को माना गया है। जो भी उत्पादन का साधन माना गया है पूरे समाज को माना गया है। समाजवादी में समानता, धनी हो या निर्धन हो सबको समानता दी गई है। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, तो सरकार की नीतियाँ मजदूरों के हित में होती हैं समाजवादी सरकार में। और शोषण की विहीनता और समाप्ति, कोई शोषण न कर पाए, इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर व्यवहार में समाजवाद के दो रूप होते हैं, दो तरह की समाजवादी संस्था चलती है या समाजवाद के दो स्वरूप होते हैं व्यवहार में। एक तो मार्क्सवाद जिसे साम्यवाद कहते हैं, यानी कोई भी शोषण नहीं कर पाए, कोई भी शोषण नहीं कर पाए तो मार्क्सवाद हो गया यानी साम्यवाद हो गया। एक होता है हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद। अब मार्क्सवाद या साम्यवाद की बात करते हैं। मार्क्सवाद और साम्यवाद में जो वर्ग है वो वर्ग है, एक दो तरह के वर्ग होते हैं। एक भी तो इसमें शोषक होता है जो शोषण करता है, और एक शोषित होता है जिसका शोषण किया जाता है। तो मार्क्सवाद और साम्यवाद में बताया गया कि दो तरह के वर्ग होते हैं, शोषक और शोषित। जो शोषण करता है शोषक, और जिसका शोषण होता है वो शोषित होता है। अब ये मार्क्सवाद के साम्यवाद हैं, ये बुलेट्स पर हमें लिखना है, यानी बुलेट्स पॉइंट लगा करके लिखते हैं। इस तरीके से एग्जाम में जब लिखना है हमें बुलेट पॉइंट लगा करके लिखना है। उसके बाद में ये हो गया हमारा वर्ग। उसके बाद में मार्क्सवाद और साम्यवाद की क्रांति और हिंसा का इसमें किस तरीके से बताया गया है। मार्क्सवाद और साम्यवाद में हिंसा को किस तरीके से बताया गया है। मार्क्सवाद और साम्यवाद की क्रांति हुई थी तब क्या हुआ था, किस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई थी, वो सारी चीज़ें पॉइंट्स पे बुलेट्स में हमें बताना है अगर मार्क्सवाद साम्यवाद पर क्वेश्चन आता है तो। अब आते हैं हम लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक साधन से उद्देश्य जानना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है लोकतांत्रिक साधन से उद्देश्य जानना चाहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही है लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए कि लोकतांत्रिक साधन से उद्देश्य जानना चाहते हैं। जैसे कि चुनाव है, चुनाव में कोई जीता है तो संसद का कानून बनाते हैं, तो योजनाबद्ध विकास किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द में आ जाती हैं। जैसे लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, संसद का कानून है और लोकतांत्रिक तरीका हो गया, योजनाबद्ध विकास लोकतांत्रिक तरीके से हो गया। तो ये भी हमें
बुलेट्स पर आधारित यानी बुलेट बैलेट पर आधारित चुनाव, जैसे बैलेट पेपर पर आधारित होते हैं, बैलेट पेपर पर आधारित चुनाव हैं, वो लोकतांत्रिक समाजवाद का काम हो गया। तो भारतीय प्रस्तावना में समाजवाद क्या है, अगर उसकी बात करूँ, भारतीय प्रस्तावना में समाजवाद दिया गया है, उस समाजवाद का मतलब क्या है। तो भारतीय समाजवाद या प्रस्तावना का समाजवाद मार्क्सवाद नहीं है। जो भारतीय समाजवाद है या प्रस्तावना में जो समाजवाद दिया गया है वो हमारा मार्क्सवाद नहीं है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। हम लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट भारतीय समाजवाद को बोल सकते हैं, लेकिन ये मार्क्सवाद नहीं है। भारतीय समाजवाद का जो स्वरूप है वो विशिष्ट है। अब बात करते हैं DS नकारा केस 1982। DS नकारा केस 1982 का जो केस है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद को परिभाषित करते हुए इसके कुछ तथ्य बताए थे। जो DS नकारा केस 1982 है, उस DS नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाजवाद को परिभाषित किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाजवाद को परिभाषित किया था तो उसमें कुछ तथ्य बताए थे। कौन कौन से तथ्य थे वो। पहला तथ्य था कि आपकी असमानता को कम करना। जो आपके बीच में असमानता है उस आपकी असमानता को कम करना भारतीय समाजवाद का क्या है, उद्देश्य है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जीवन स्तर की असमानताओं को कम करना, यानी जीवन में स्तर में जो असमानता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, उसके स्तर को कम करना। और मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना, ये भारतीय समाजवाद में जोड़ परिभाषा में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारा केस 1982 के अंदर कि आपकी असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना और मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। तो इनकी सबकी समानता यहाँ पर बताई गई है। इस प्रकार भारतीय समाजवाद के केंद्र में उत्पादन के साधनों के समाजीकरण का विचार नहीं है। तो भारतीय संविधान के जो केंद्र है, भारतीय समाजवाद का जो पॉइंट है केंद्र, उस केंद्र में उत्पादन के साधनों के समाजीकरण का विचार नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में समानता का विचार है। अतः भारतीय समाजवाद अनिवार्यतः पूंजीवादी का विरोध नहीं करता है। जो भारतीय समाजवाद है वो अनिवार्य रूप से पूंजीवादी का विरोध नहीं करता है। भारत में पूंजीवादी और समाजवाद सह अस्तित्व संभव है, यानी पूंजीवादी और समाजवाद है, दोनों सह अस्तित्व में रह सकते हैं। भारत में ऐसा संभव है। यह भारतीय समाजवाद की विशिष्टता है। यही एक विशिष्टता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। भारतीय समाजवाद की विशिष्टता क्या है कि भारत में पूंजीवादी और समाजवाद सह अस्तित्व संभव है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता हम कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये पंथ निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जिसका कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है, धर्म नहीं है, वही हम पंथ निरपेक्षता एक तरीके से हो गया। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है सर्कुलर पंथ निरपेक्षता है, तो धर्म निरपेक्षता ही होगा एक तरीके से। कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं है, उसी से रिलेटेड है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य ऐसे देश से है जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का पर्सनली कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। राज्य का कोई खुद का कोई धर्म नहीं है, जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ऐसा राज्य जो धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करता है, पंथ निरपेक्षता हो गया हमारा। अर्थात सभी नागरिक चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, उन्हें समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर भारत में दिया गया है। फिर हम देखें, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि भारत किस सीमा तक पंथ निरपेक्ष राज्य है। किस सीमा तक भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका क्या है। भारतीय राज्य में राजनीति में धर्म की भूमिका, तो भारतीय राज्य में धर्म की भूमिका के बारे में बात करें हम, जैसे भारत किस सीमा तक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो संवैधानिक तौर पर भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। अगर संविधान की बात करें तो संवैधानिक तौर पर भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित करती है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह बताती है भारत को पंथ निरपेक्ष देश। और भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत का जो राज्य है, तो भारत का ने यहाँ पर अभी तक कोई भी राजकीय धर्म घोषित नहीं किया है। भारत में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जो भी भारत में समानता दी गई है सभी लोगों को, वो एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव की मना करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगर हम बात की बात करें, भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह भी एक मौलिक अधिकार है जो सभी धर्म के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन हम बात करें, लेकिन व्यवहार में अनेक रूपों में भारत में सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका देखने को मिलती है। अगर हम व्यवहार में बात करें तो अनेक रूप ऐसे हैं भारत में, जहाँ पर भारत में सार्वजनिक जीवन में भी हम देखते हैं, लोगों के सार्वजनिक जीवन में वहाँ भी धर्म की भूमिका देखने को मिलती है। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें, क्योंकि व्यवहार में भी अगर मिल रही है तो भारतीय राजनीति में भी धर्म की भूमिका देखने को मिलेगी। अब जैसे चुनाव में धर्म की भूमिका क्या है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका गई तो चुनाव में धर्म की भूमिका क्या होगी। चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठा लिए जाते हैं, चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। उम्मीदवारों के चयन में धर्म की भूमिका का होना, अगर हम उम्मीदवारों का चयन करें तो उसमें धर्म की भूमिका दे रहे हैं तो भी धार्मिक मुद्दा बन सकता है एक तरीके से। नहीं, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका हो सकती है। जनता का मतदान का जो व्यवहार है वो धर्म पर आधारित हो जाता है। कभी कभी जनता हिंदू मुसलमान करने लग जाती है, तो जनता का जो मतदान है, मतदान का जो व्यवहार है वो धर्म पर आधारित हो जाता है। तो इस तरीके से भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका देखने को मिल जाती है। चुनाव के बाद मंत्री परिषद के निर्माण में व्यवहार में धर्म व जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम बात करते हैं चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद मंत्री परिषद के निर्माण में जब व्यवहार होता है, यानी मंत्री परिषद का निर्माण जब करना होता है तो वहाँ पर भी धर्म और जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवहार में भारत में कुछ सीमा तक सरकार की नीतियाँ भी धर्म से प्रभावित होती हैं। अगर व्यवहार में बात करें, कुछ सीमा तक, ज़्यादा नहीं, कुछ सीमा तक सरकार की नीतियाँ भी धर्म से प्रभावित होती हैं। भारत में धर्म पर आधारित राजनीतिक दल भी होते हैं। धर्म पर आधारित भारत में राजनीतिक दल भी बनाए गए हैं। अब बात करते हैं धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, इसमें अंतर क्या है। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, इनके लिए इंग्लिश वर्ड यूज होता है। एक इंग्लिश वर्ड यूज होता है। धर्मनिरपेक्षता के लिए भी हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता के लिए भी हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं। क्या है, तो ये रिलीजन से तटस्थता बताता है। क्या है ये, क्योंकि हमें पहले देखना होता है क्या, उसके बाद में नजरिया। तो क्या है ये धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। ये रिलीजन में तटस्थता बताता है। ये लैटिन भाषा की रिलीजन से निकलता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो जोड़ना, मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ना, जोड़ना हो गया रिलीजन, मतलब मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ना धर्म हो गया एक तरीके से। तो धर्म हम कहते हैं रिलीजन। रिलीजन धर्म। कर्तव्य क्या है, जो करना है कर्तव्य। जैसे विद्यार्थी का धर्म होता है अलग, शिक्षक का धर्म होता है अलग, जो करता है वही कर्तव्य होगा। विद्यार्थी का धर्म अलग, शिक्षक का धर्म अलग। तो यह संस्कृत के ध्रय से निकलता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या धारण करने योग्य। तो ध्रय धर्म, धारण करना या धारण करने योग्य। तो रिलीजन के निकट शब्द हैं पंथ। अब रिलीजन के निकट से दूसरा शब्द क्या है, पंथ, रास्ता जो ईश्वर तक पहुंचाता है। जोड़ना मतलब मनुष्य को जोड़ना, पंथ निरपेक्ष में यह हो गया ईश्वर तक पहुंचाता है, और जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है वो हमारा धर्मनिरपेक्ष हो गया। इसी तरीके से पंथ, रास्ता। तो रिलीजन हम देखते हैं, रिलीजन में हमारे इस्लाम है। इस्लाम भी हमारे दो तरीके से हैं, शिया इस्लाम, सुन्नी इस्लाम। तो इस तरीके से दोनों बटे हुए हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब संसदीय लोकतंत्र होता है, एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है। जो संसदीय लोकतंत्र है ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए हैं। जो संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, उन दोनों मंत्र देते हैं।
संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है, और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है ये यूएसए से लिया गया है, क्योंकि अध्यक्ष यूएसए का होगा। उसके बाद में विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए हैं, इधर हम देखें तो, और इधर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसे शक्ति का पृथक्कीकरण कहते हैं। यानी अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, शक्तियों का पृथक्करण हो जाता है। संसदीय लोकतंत्र हम बात करें, संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और व्यवस्था वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। अगर नाम मात्र का यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चिति नहीं होती है, जबकि अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र होता है इसमें कार्यकाल की सुनिश्चिति होती है। संसदीय लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि हमारा जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है यह सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। अमेरिका में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें अमेरिका में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य और संसद के सदस्य भी होते हैं, इनको महाभियोग से हम हटा सकते हैं। विधायिका, संसद और कार्यपालिका में मंत्री परिषद होते हैं। विधायिका, संसद और कार्यपालिका में मंत्री परिषद होते हैं, और मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो संसद के सदस्य भी होते हैं। अब बात करते हैं गणराज्य। गणराज्य क्या है? गणराज्य रिपब्लिक गणराज्य हो गया। गणराज्य से तात्पर्य एक देश से है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो, यानी बाप का पुत्र शासन नहीं करेगा, वंशानुगत नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर चुनाव होता है, निर्वाचित होता है, वो कहलाता है गणराज्य। गणराज्य राज्य का प्रमुख, गणराज्य गणराज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन में सम्राट होता है। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र होता है शासन का प्रमुख। शासन का प्रमुख कौन होता है? पीएम। ब्रिटेन में पीएम। लोकतंत्र शासन का प्रमुख, गणराज्य में राज्य का राष्ट्रपति होता है। जैसे भारत में पीएम है, लोकतंत्र प्लस गणराज्य, और ब्रिटेन में पीएम है वो है लोकतंत्र प्लस संवैधानिक राजतंत्र का हेड होता है। अब शासन का उद्देश्य क्या है? तो शासन का उद्देश्य है पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता। तो शासन के उद्देश्य में पहले न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। अब विचार की स्वतंत्रता हम देख लेते हैं। विचार की स्वतंत्रता यह आंतरिक और मानसिक कार्य है। चिंतन और मनन, विचार की स्वतंत्रता, कोई भी कुछ भी विचार कर सकता है, आंतरिक और मानसिक मनन कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह बाह्य स्वरूप में है, विचार प्रकट करना, अपने विचार प्रकट करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास की स्वतंत्रता किसी भी विचारधारा को स्वीकार कर सकता है, विचारधारा को स्वीकार कर सकता है, यानी विश्वास की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, इसका स्वरूप सैद्धांतिक है। हम किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की हमें स्वतंत्रता है और ये सैद्धांतिक स्वरूप है इसका। उपासना की स्वतंत्रता, रिलीजन के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, इसका स्वरूप व्यवहारिक है। तो जो धर्म की स्वतंत्रता है उसका स्वरूप है वो सैद्धांतिक है, और जो उपासना की स्वतंत्रता है उसका स्वरूप है व्यवहारिक है। अब बात करते हैं समानता की। समानता क्या है? प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा की समानता यानी प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ समाज में व्यक्ति का स्थान या हैसियत उसकी धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति, लिंग आदि से तय नहीं होगा। जो भी व्यक्ति होगा समाज के अंदर, उस समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है समाज में व्यक्ति का जो स्थान है वो हैसियत उसके धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति, लिंग आदि से नहीं होगा, बल्कि सभी व्यक्ति यहाँ पर समान माने जाएंगे। अवसर की समानता। अवसर की समानता में अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति है उसको यहाँ पर मानवीय गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना चाहिए। फिर बात करते हैं एकता, अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी। एकता, अखंडता। एकता क्या है? एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। एकता जिसका अर्थ होता है नागरिकों के बीच में एक होने की भावना ही एकता कहलाती है। इंटीग्रिटी, अखंडता। अखंडता क्या है? ये एक भौगोलिक संकल्पना है। जैसे मनोवैज्ञानिक संकल्पना हमारी एकता है,
उसी तरीके से अखंडता है भौगोलिक संकल्पना, जो इस बात पर बल देती है कि भारत का क्षेत्र और भूभाग इससे अलग ना हो, वो कहलाता है अखंडता, इंटीग्रिटी। समुदाय के बीच एकता होनी चाहिए, एक दूसरे व्यक्ति के बीच में बंधुत्व होना चाहिए। बंधुत्व की बात करते हैं। बंधुत्व का अर्थ है नागरिकों के बीच में आपस भाईचारा बनना, बंधुत्व से है। अब प्रस्तावना की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि प्रस्तावना में जो जो चीज़ दी गई है उसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो पहली बात हम देखें, आलोचकों के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना दंत विहीन बांध से की गई है। किससे की गई है? दंत विहीन बांध, यानी भारत की जो प्रस्तावना है उसको दंत विहीन बांध बताया गया है। टीथलेस टाइगर, बाघ, दंत विहीन बाघ बताया गया, बाघ, तो इसको दंत विहीन बाघ बताया गया है। तो आलोचकों के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दंत विहीन बाघ बताया गया है। दंत विहीन बाघ मतलब टीथलेस टाइगर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आलोचकों ने दंत विहीन बाघ बताया गया है, क्योंकि यह अपरिवर्तनीय यानी नॉन इन्फॉरेबल है, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का अर्थ है यह है कि केवल प्रस्तावना केवल एक आदर्श के रूप में है, इसे लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। जो प्रस्तावना है वो एक आदर्श के रूप में दी गई है और प्रस्तावना को लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, और प्रस्तावना को राज्य के लिए बाध्यकारी तब तक नहीं है तो ये क्या कहलाएगी, हमारी आलोचकों का शिकार होती रहेगी। तो यहाँ पर हम देखें प्रवर्तनीय, वाग्योग्य और न्याय योग्य होता है, तीन वर्ड होते हैं प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय क्या होता है? प्रवर्तनीय का अर्थ होता है प्रस्तावना केवल एक आदर्श के रूप में है, इसे लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो जिसको लागू करना अनिवार्य है, यदि लागू नहीं होने पर व्यक्ति कोई कोर्ट में भी जा सकता है, वो कहलाता है प्रवर्तनीय। यानी अप्रवर्तनीय का अर्थ होता है केवल एक आदर्श के रूप में ही, अप्रवर्तनीय का अर्थ होता है प्रस्तावना केवल आदर्श के रूप में ही है, इसे लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी यहाँ पर नहीं है। तो अप्रवर्तनीय होता है जिसे लागू करना अनिवार्य नहीं है, वो है अप्रवर्तनीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है और इससे बहुवर्णित बहुत सारे शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं है जो भारतीय प्रस्तावना में दिए गए हैं। तो इसमें वर्णित बहुत सारे शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, जैसे कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है, अर्थात यह ओरिजिनल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। नेक्स्ट हम देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। तो के.एम. मुंशी जी कहते हैं कि प्रस्तावना क्या है, हमारी भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। ननी पालकी वाला के अनुसार प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा का क्या कहा जाता है, परिचय पत्र कहा जाता है। इसका अर्थ है कि प्रस्तावना से ही भारत के संविधान की झलक मिलती है और भविष्य का भारत कैसा होगा यह पता चलता है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने के अनुसार, जो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर है, तो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इससे शासन करने की कोई शक्ति नहीं मिलती। प्रस्तावना से शासन करने की कोई शक्ति नहीं मिलती, ये किसने बोला है? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार। फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की पूंजी है। इसका व्यवहार में अर्थ यह है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की व्याख्या और निर्वचन में सहायता करती है, जो प्रस्तावना होती है। ठाकुर दान भार्गव के अनुसार, ठाकुर दान भार्गव क्या कहते हैं इस बारे में? ठाकुर दान भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारत का संविधान विहीन है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, जो भी प्रस्तावना है उसमें भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों को झलक मिलती है, जो भी प्रस्तावना है उसमें स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलेगी। फिर हम देखें नेक्स्ट, प्रस्तावना से संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें क्या है,
क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ये मुद्दा है। दूसरा है प्रस्तावना में संयोजन किया जा सकता है नहीं, ये भी संबंधित मुद्दे हैं। और क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखें संविधान का अंग है या नहीं प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, वो सारी चीज़ देखें। तो आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? संशोधन प्रक्रिया, आर्टिकल 368 कहता है। और यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है, मान लीजिए सबसे पहले हम देखें कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो उसमें संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत शब्द इस संविधान में संशोधन करने की व्याख्या करता है। यदि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संयोजन भी नहीं किया जाएगा। और वेरुवारी विवाद हुआ था 1960 में। केशवानंद भारती केस 1973 है। ये केशवानंद भारती केस का भी इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती केस 1973 वर्तमान में यह भी लागू है। और सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत है इसमें। फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 और फिर LIC केस। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना की, तो यहाँ पर केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना की संशोधनीयता से संबंधित संदर्भ में निम्नलिखित मत यहाँ पर किया, जो आज भी लागू है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये सही है। प्रस्तावना में संयोजन किया जा सकता है, संशोधन, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये भी सही है। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है। संशोधन किया जा सकता है मूल ढांचे में, जैसे लोकतंत्र है, समाजवाद, अंगीकृत में मूल ढांचा नहीं है। तो यदि प्रस्तावना में कोई, तो प्रस्तावना में हम देखें, प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। तो जो भी प्रस्तावना में मूल ढांचा है उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। और जैसे मूल ढांचा में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन समाजवाद, अंगीकृत, ये मूल ढांचा नहीं है जो उस प्रस्तावना में दिया गया है। समाजवाद है, अंगीकृत है, ये मूल ढांचे हमारा नहीं है। मूल ढांचा है सिर्फ लोकतंत्र है। अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ है भारतीय संविधान में, एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं जो 44वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। तो यहाँ पर शब्द 4 जोड़े गए हैं और लाइन 3 में शब्द 4 जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता है। तो शब्द यहाँ पर 4 जोड़े गए हैं, लाइन 3 जोड़े गए हैं। जो प्रस्तावना है उसमें ये काम किया गया है।